हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट से संबंधित सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट का आईसीएमआर रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पोषण भी पढ़ेंगे, पूरा कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, अधिकता से क्या होता है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा। बहुत शानदार टॉपिक है और आपके यहाँ 5 से 6 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो क्या इसको हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CHO होता है, जिसमें कार्बन का एक अंश होता है, ऑक्सीजन का भी एक अंश होता है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसका अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है। आपने पढ़ा होगा C6H12O6। तो देखो यहाँ पे 6 कितना है, एक बार 6, एक बार 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 1, C6H12O6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, कितना आ रहा है, 1:2:1, तो 1:2:1। तो यहाँ पे अनुपात कितना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कितना होता है, 1:2:1 होता है। अगला है, धात्री महिला को कितना कार्बोहाइड्रेट अतिरिक्त चाहिए होता है। एक धात्री महिला जो होती है, धात्री महिला बोलते हैं लैक्टिंग मदर, जो स्तनपान कराने वाली महिला होती है, उसको कितना कार्बोहाइड्रेट अतिरिक्त चाहिए एक सामान्य महिला से। सामान्य महिला को चाहिए रहता है 130 ग्राम। सामान्य महिला को कितना चाहिए रहता है, 130 ग्राम। और अगर महिला धात्री है, अगर महिला कैसी है, धात्री है, तो उसको कितना एक्स्ट्रा चाहिए है, 70 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए रहता है। अगर धात्री महिला है तो उसको कितना एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा, 70 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा, अगर धात्री महिला है तो। ठीक है, धात्री महिला को कितना कार्बोहाइड्रेट अतिरिक्त चाहिए होता है, 70 ग्राम। याद रखना, सामान्य महिला को कितना चाहिए, 130 ग्राम। सामान्य पुरुष को कितना चाहिए है, 130 ग्राम। यदि महिला गर्भवती हो गई तो उसे कितना चाहिए है, उसे 130 प्लस 45 ग्राम अतिरिक्त चाहिए। एक रात को एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आईसीएमआर रिपोर्ट गर्भवती महिला की लेके आऊँगी, केवल गर्भवती की। गर्भवती का आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब उसमें गर्भवती से ही संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो वो मैं क्या करूँगी, आईसीएमआर उसके लिए अलग से बनाया है मैंने गर्भवती का, वो आपके लिए लेके आऊँगी। उसमें सारे क्वेश्चन कवर होंगे गर्भवती महिला के। गर्भवती महिला को कितना कापर चाहिए है, कितना सिलिकॉन चाहिए है, कितना सेलेनियम चाहिए है, कितना मैग्नीज चाहिए, कितना सोडियम, कितना पोटेशियम, कितने फल, कितने बसा, ये सारा कुछ हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 16 साल की लड़की है, उसको प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। देखो, चाहे 16 की हो, चाहे 17 की हो, चाहे 18 की हो, चाहे 20 की हो, चाहे 24 की हो, सारे लोगों को 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को याद करना बहुत सरल है, क्योंकि इसमें सारे ही का मोस्टली 130 ग्राम रहता है। बस अकेले धात्री का याद रख लो कि धात्री को +7 एक्स्ट्रा चाहिए है, और जो गर्भवती महिला है उसको +45 एक्स्ट्रा चाहिए है। बाकी सबका 130 ग्राम याद रख लेना। और नवजात बच्चे का याद रख लेना, अगर 0 से 6 महीने का बच्चा है तो 55 ग्राम चाहिए है, और अगर 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 95 ग्राम चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 100 ml दूध में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ml दूध में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, तो 100 ml दूध में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ml दूध में कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। याद रखिएगा, उसमें भी, दूध में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है। अगर आपने 100 ग्राम सब्जी खाई तो आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, सॉरी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर आपने 100 ग्राम सब्जी खाई तो आपको कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, सब्जी से आपको कितना मिलेगा, सब्जी से आपको 5 ग्राम मिलेगा। सब्जी द्वारा भी कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा, सब्जी में भी कार्बोहाइड्रेट कितना रहता है, 5 ग्राम रहता है। 100 ग्राम सब्जी खाई तो उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट रहेगा, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहेगा। अगर आपने 100 ग्राम सब्जी खाई तो इसको कार्बोहाइड्रेट कर लीजिएगा। अगला है, जो मांस होता है, मांस में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। मांस में बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, मांस में 0 कार्बोहाइड्रेट होता है। तो क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मांस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अगला है, यदि आप रोज़ 100 ग्राम अनाज खाते हैं तो उससे आपको कितना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगर आप रोज़ 100 ग्राम अनाज खाते हैं, मतलब अगर आप 100 ग्राम अनाज खाते हैं तो उससे आपको कितना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, 72 ग्राम। आईसीएमआर 2024 की रिपोर्ट में बोला गया है कि एक व्यक्ति को 250 ग्राम अनाज प्रतिदिन खाना चाहिए। 250 ग्राम अनाज प्रतिदिन खाना चाहिए। ये आईसीएमआर 2024 की रिपोर्ट में बोला है कि यदि एक व्यक्ति 2000 किलो कैलोरी ले रहा है प्रतिदिन, तो उसमें से 250 ग्राम अनाज उसको डेली लेना चाहिए। कितना, 250 ग्राम अनाज लेना चाहिए।
अगला है, मेरी मम्मी ने आज मुझे 49 ग्राम दाल खिलाई है, इससे मुझे कितना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। यदि आपको दाल खिलाई है आपकी मम्मी ने तो उससे कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, 49 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। कितना, 49 ग्राम। ICMR रिपोर्ट 2024 में 85 ग्राम दाल खाने को बोला गया है। कितना, 85 ग्राम दाल खाने को बोला गया है ICMR 2024 की रिपोर्ट में। और यदि 49 ग्राम दाल खिलाई है तो कितना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, 49 ग्राम मिलेगा। मतलब जितना जितना दाल होगा उतना ही ग्राम उसको मिलेगा। जितनी 100 ग्राम की अगर दाल है, 100 ग्राम दाल है तो आपको 100 ग्राम ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। 72 ग्राम दाल है तो आपको 72 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 100 ग्राम फल में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ग्राम फल में 11 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ग्राम फल जो होता है उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, 100 ग्राम फल में 11 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। कितना, 11 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रतिदिन ICMR 2024 में प्रतिदिन कितना फल लेने की सलाह दी है, प्रतिदिन 100 ग्राम फल लेने की सलाह दी है। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना फल लेना चाहिए, गर्भवती महिला को प्रतिदिन 150 ग्राम फल लेना चाहिए और एक सामान्य पुरुष या सामान्य महिला को प्रतिदिन 100 ग्राम फल लेना चाहिए। ये ICMR 2024 की रिपोर्ट में बोला है। क्योंकि हम अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं इसलिए अपन हर तत्व की कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू पता कर रहे हैं कि किस अनाज से हमको कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो 100 ग्राम फल में हमको कितना मिलता है, 11 मिलीग्राम। फ्रेंड, मैं जो क्वेश्चन लेके आ रही हूँ वो पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है, ऑथेंटिक रहता है। अगर मैं ICMR भी आपको पढ़ा रही हूँ तो ICMR के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। मैं केवल वही MCQ नहीं लाती हूँ जो गूगल पे डले हुए हैं। मैं ये अपने MCQ खुद तैयार करती हूँ और फिर आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। और आपको देखना, जो जितने भी मेरे वीडियोस हैं सारे के कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैं पूरे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ला रही हूँ। एक टॉपिक मैं पकड़ती हूँ, उस टॉपिक से जितने मैक्सिमम MCQ मिलते हैं वही मैं लेके आ रही हूँ। वही हमने हमारे बैच में उपलब्ध कराए हैं, वही मैंने हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध कराए हैं और वहीं से ही मैंने उनको जितने मैक्सिमम MCQ बन सकते हैं वो बना के दिए हैं और साथ में उनका टेस्ट भी ले रही हूँ रेगुलर। अगर आप भी हमारे इसी तरह का MCQ लेना चाहते हैं, जिस तरह से मैं जिस PDF से आपको पढ़ा रही हूँ इसी प्रकार की PDF की ई-बुक्स आपको मिलती हैं। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट का है, ऐसा ही कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ऐसे ही आपको विटामिन्स का मिलेगा, ऐसे ही प्रोटीन्स का मिलेगा, ऐसे ही आपको पूरी ICMR रिपोर्ट मिलेगी। साथ ही मैंने योजनाओं का भी बताया, एक हमारी योजनाओं की ई-बुक तैयार करी है जिसमें 1000 प्लस MCQ हैं। एक अधिनियम की ई-बुक तैयार हुई है जिसमें करीब 2000 प्लस MCQ हैं। ऐसे ही एक बाल विकास, बाल जो चौथा वाला पार्ट है उसकी 3 ई-बुक तैयार हुई है। एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 MCQ की है, एक बाल विकास की उसमें करीब 1040 MCQ हैं। बाल श्रम नीति, बाल देखरेख संस्थान, एड्स और पॉक्सो अधिनियम, इन सबको मिला के करीब 1000 MCQ होंगे। तो टोटल 3000 MCQ फोर्थ पार्ट से निकाले गए हैं। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और ये क्वेश्चन वो नहीं है जो गूगल पे डले हुए हैं MCQ बने हुए। ये वो क्वेश्चन है जो हमने खुद तैयार किए हैं, हमने थ्योरी से तैयार किए हैं इन MCQ को। ये वो MCQ हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो 100 ग्राम फल में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, 11 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, हमने हमारे हम जीतेंगे बैच में इसको याद करवाया है ट्रिक से कि 11 ग्राम फल मिलते हैं। 100 ग्राम फल में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, 11 ग्राम होता है। तो इसको कैसे याद करोगे, 11 एक अगर हम फल खाते हैं तो हमें एक और फल खाने का मन करता है। अगर हम एक फल खाते हैं तो हमें एक और फल खाने का मन करता है। तो एक और एक 11 आप याद कर सकते हो। तो 100 ग्राम फल में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हम किस में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। ये D लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं। 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, जड़ों में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। जो जड़ें होती हैं, कंदमूल होते हैं, जैसे कि आप प्याज वगैरह होती है, गाजर वगैरह होती है, इनमें जड़ों में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, जड़ों में 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। यदि आप 100 ग्राम जड़ खाते हो, जड़ों में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जड़ों में होता है। कितना, जड़ों में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, जड़ों में 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा। अगला है, 100 ग्राम सुक्रोज में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ग्राम सुक्रोज में कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर 100 ग्राम सुक्रोज है तो उसमें 100 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो सुक्रोज है कौन सी शर्करा है।
मोनोसेकेराइड है। पहले ही बता देना तुरंत वीडियो देख के अभी पॉज करके, क्योंकि आगे तो हो सकता है आपको इसका आंसर भी मिल जाए। मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है, आप लोग को मुझे बताना है। 100 ग्राम सुक्रोज में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है? 100 ग्राम सुक्रोज में 100 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ml तेल में कितना होता है? 100 ml तेल में 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तेल में बिल्कुल भी, तेल से हमको बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता, तो तेल हमको 0 ग्राम होगा। प्रतिदिन कितना तेल खाने को बोला गया है ICMR 2024 में? तो एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को 27 ग्राम वसा या तेल खाने को बोला गया है, और अगर एक गर्भवती महिला है तो उसको 30 ग्राम वसा खाने को बोला गया है। 30 ग्राम वसा लेने को उनको बोला गया है जो कि गर्भवती महिला है, और सामान्य पुरुष और सामान्य महिला है तो उनको 27 ग्राम वसा लेने को बोला गया है। 100 ग्राम बादाम में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है? 100 ग्राम बादाम में 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। 100 ग्राम बादाम में कितना होता है? 18 ग्राम होता है। बादाम किस में आता है? बादाम ड्राई फ्रूट में आता है। और प्रतिदिन ICMR रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन कितना ड्राई फ्रूट लेना चाहिए? करीब 35 ग्राम ड्राई फ्रूट प्रतिदिन एक सामान्य मनुष्य को लेना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अगर वो 2000 किलो कैलोरी की अपनी एक थाली रोज खा रही है, मतलब रोज ले रही है, तो उसको उसमें से 35 ग्राम ड्राई फ्रूट का लेना चाहिए। और एक 100 ग्राम बादाम में कितना कार्ब होता है? 100 ग्राम बादाम में 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है, एक मुर्गी ने 100 ग्राम अंडे दिए, मैंने उसे एक व्यक्ति को खिला दिया, उसको कितना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा? 100 ग्राम अंडे से केवल 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। 100 ग्राम अंडे से कितना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा? 100 ग्राम अंडे से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। 100 ग्राम अंडे से कितना होगा? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। जब भी आपका वीडियो बनाती हूँ ये आ ही जाता है। 100 ग्राम किसमें? 100 ग्राम अंडे में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखना फ्रेंड्स। आप ये क्वेश्चन लिए गए हैं, आप ICMR की रिपोर्ट निकालना गूगल से। ICMR का पूरा रिपोर्ट डला हुआ है, एक PDF है करीब 200-300 पेजेस की, उसमें आप देखना ऐसा चार्ट बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, उसमें सारा पार्ट लिखा हुआ है कि किस पदार्थ से हमें कितना क्या मिलता है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किस पदार्थ से, किस खाद्य पदार्थ से कितना प्रोटीन मिलता है। तो वो क्योंकि अभी न्यू रिपोर्ट आई है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए वो रिपोर्ट आपको मैंने MCQ में लेके आई हूँ। इसकी PDF आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में और हमारे MCQ बैच में मिल जाएगी। तो 100 ग्राम अंडे से कितना मिलता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम अंडे से मिलता है। शरीर को त्वरित ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा थके हुए हो और आप प्रोटीन खा लो तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको क्या खाना पड़ेगा तब आपको तुरंत ऊर्जा मिलेगी? आपको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा तब आपको तुरंत ऊर्जा मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में कितने रूपों में उपस्थित होता है? 3 रूपों में उपस्थित होता है, मोनो, डाई और पॉली। अगला है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप क्या है? मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है C6H12O6। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहला होता है क्या? ग्लूकोज। दूसरा होता है क्या? फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये 3 प्रकार इसके होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अगला है, सुक्रोज इनमें से किससे मिलकर नहीं बनता है? सुक्रोज जो बनता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? तो सुक्रोज बन जाता है। सुक्रोज कौन सी शर्करा है? सुक्रोज डाई शर्करा है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर कौन बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों मोनोसेकेराइड हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो लैक्टोज बन जाता है। लैक्टोज कौन सी शर्करा हो जाएगी? लैक्टोज हो जाएगी डाई शर्करा। लैक्टोज कौन सी हो जाएगी? डाई शर्करा। सुक्रोज भी क्या हो जाएगी? डाई शर्करा। माल्टोज भी क्या हो जाएगी? डाई शर्करा। माल्टोज भी ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलकर बनती है। गोंद किस प्रकार की सेकेराइड है? गोंद पॉलीसेकेराइड है। गोंद किस प्रकार का सेकेराइड है? गोंद जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है। अगला है, सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज जो होती है सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा होती है। ये ड्राई फ्रूट्स में भी पाई जाती है, अनाजों में भी पाई जाती है, तो ये सबसे मीठी शर्करा होती है। इसके अलावा फलों में भी पाई जाती है। जो फल होते हैं ना, फलों में भी फ्रक्टोज पाई जाती है। शहद में भी फ्रक्टोज पाई जाती है। किसे टेबल शुगर कहते हैं? सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। जो क्वेश्चन केवल आंसर देने वाले उनको केवल आंसर दे रही हूँ, जिससे जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन निपट जाएँ, ज़्यादा समय नहीं जाए।
अगला है सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा देती है वो फ्रक्टोज होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रक्टोज नहीं है तो उसके बाद कौन हो जाएगी, माल्टोज हो जाएगी। सूखे मेवे में कौन सी शर्करा पाई जाती है। सूखे मेवे में माल्टोज पाया जाता है। सूखे जो मेवे होते हैं, जो ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट में क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। सूखे मेवे या ड्राई फ्रूट्स में कौन सी शर्करा पाई जाती है, माल्टोज पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसके नहीं बने होते, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन से मिलकर नहीं बने होते हैं। फ्रेंड, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हम बहुत जल्दी MPSI, आबकारी और FSO का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर ये मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप करके आप अपना नंबर भी सेव करा सकते हैं, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी आप जो भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारा सुपरवाइज़र का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सुपरवाइज़र का आज हमको कंफर्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा रोल नंबर से ये भी अगर आ जाते हैं तो ये भी पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आने वाली शिफ्ट में लेट अगर एग्ज़ाम हो आपका, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, MCQ की इसी प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करना चाहते हैं, हमने सारे ये जो टॉपिक हैं वो ट्रिक द्वारा याद कराए हैं, तो ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करना चाहते हैं, हर टॉपिक के MCQ लगाना चाहते हैं, हर टॉपिक की ट्रिक चाहते हैं, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है, इनमें से कौन सा जो सेकेराइड है वो जल में विलय होता है। मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं। पॉलीसेकेराइड मीठे भी नहीं होते हैं और ना ही ये जल में विलय होते हैं। हेक्सोज किस प्रकार की शर्करा है। हेक्सोज जो है वो मोनोसेकेराइड शर्करा है। हेक्सोज किस प्रकार की शर्करा है, हेक्सोज को हम मोनोसेकेराइड शर्करा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्सोज किस प्रकार की शर्करा है, हेक्सोज मोनोसेकेराइड शर्करा होती है। कौन सा पॉलीसेकेराइड मांसपेशियों और लीवर में जंतु की आंत में पाया जाता है, मतलब जंतुओं के लीवर में पाया जाता है। कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है जो मांसपेशियों और लीवर में पाया जाता है, वो होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो पॉलीसेकेराइड है वो मांसपेशियों और लीवर में, जंतुओं के मांसपेशियों और लीवर में पाया जाता है। रेफिनोज किस प्रकार का सेकेराइड है, रेफिनोज ओलिगोसेकेराइड होता है। देखो, जो सेकेराइड होता है एक तो होता है मोनो, एक होता है डाई और एक होता है पॉली। जो डाई होता है ना, डाई के दो प्रकार होते हैं, डाई खुद होता है और एक ओलिगो होता है। जो डाई होता है वहाँ पर मतलब 1 से 2 रहते हैं, और ओलिगोसेकेराइड होता है उसमें 2 से 10 इकाइयाँ रहती हैं। जब केवल दो मिले होते हैं तो वो केवल डाई कहलाता है, और 2 से 10 इकाइयाँ मिली रहती हैं तो वो ओलिगोसेकेराइड कहलाता है। तो रेफिनोज कैसा है, ओलिगोसेकेराइड, याद रखना। रेफिनोज सबसे पहले तो ये याद रखना, ये एक प्रकार का सेकेराइड है या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ओलिगो कार्बोहाइड्रेट है या ओलिगोसेकेराइड है। शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, शहद में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी पाई जाती है, दूध में लैक्टोज पाई जाती है। हमारे शरीर में कौन सी पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ग्लूकोज हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पैक्टिन किस प्रकार का सेकेराइड होता है, पैक्टिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। पैक्टिन किस प्रकार का सेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है पैक्टिन। कौन सा स्टार्च का रूप तब बनता है जब ब्रेड टोस्ट में बदल जाता है। जब ब्रेड में कार्ब रहता है तो ब्रेड का जो स्टार्च है वो टोस्ट में बदल जाता है। तो वो जो स्टार्च बदल जाता है ना, तो वो जब बदलता है तो उसको बदले रूप को क्या बोलते हैं, हम डेक्स्ट्रिन बोलते हैं। तो ये स्टार्च का बदला रूप होता है डेक्स्ट्रिन, जो कि गर्म करने पर, सेकने पर, बेक करने पर बन जाता है। तो इस कौन सा स्टार्च का रूप तब बनता है जब ब्रेड टोस्ट में बदलता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रिन हो जाएगा। एक वयस्क व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट कुल कैलोरी अनुपात का कितना प्रतिशत तक होना चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट जो है वो कुल कैलोरी अनुपात का 70% तक होना चाहिए, लेकिन ICMR 2024 में एक हिदायत दी है। ICMR 2024 में बोला है कि जो 70% होता है उसको 45% तक करो। क्या बोला है, जो 70% तक रहता है उसको 45% तक करो, इतना कम करो। अगला है, कार्बोहाइड्रेट को हम किस रूप में जानते हैं। कार्ब और हाइड्रेट मतलब कार्बन के हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में जानते हैं, कार्बन के हाइड्रेट के रूप में जानते हैं। स्टार्च किससे मिलकर बने होते हैं, स्टार्च बने होते हैं अशाखित एमाइलेज से। एमाइलेज जो कि एमाइलार में पाया जाता है उससे मिलकर बने होते हैं, और शाखित एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बने होते हैं। किस किस से मिलकर बने होते हैं,
एक तो बने होते हैं अशाखित एमाइलेज से और शाखित एमाइलोपेक्टिन से। याद रखना, अशाखित एमाइलेज से और शाखित एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बने होते हैं। लैक्टोज में किसकी सहलग्नता होती है? लैक्टोज में बीटा 1,4 की सहलग्नता होती है। मतलब जो आपस में जुड़े हुए होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं? बीटा 1,4 की सहलग्नता इसमें होती है। अगला है प्रोटीन से जुड़े जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोटीन से जुड़े जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। और इस प्रकार के प्रोटीन को हम संयुग्मी प्रोटीन बोलते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? संयुग्मी प्रोटीन बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन को। ग्लाइको में ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन प्रोटीन होता है। सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ट्रायोज होते हैं। इनमें से कौन एक त्रयी है? त्रयी मतलब जो 3 प्रकार के सैकेराइड से मिलकर बना होता है वो होता है ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड एक ट्रायोज है। ट्रायोज का मतलब होता है त्रयी। कार्बोहाइड्रेट संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं? संरचनात्मक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। अगला है पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जैविक अणु कौन सा होता है? पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो जैविक अणु होता है वो कार्बोहाइड्रेट है, जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन्वर्ट शुगर किसको बोलते हैं? सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर किसको बोलते हैं? सुक्रोज को बोलते हैं। शुक्र है कि तुम इन्वर्ट हो गए, शुक्र है कि तुम वापस आ गए, है ना। इसको सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, जो बदल सकती है। किस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज माल्टोज में पाया जाता है? इनमें से कौन सा लिंकेज जो है वो माल्टोज में पाया जाता है? ग्लूकोज अल्फा 1,4 जो है वो माल्टोज में पाया जाता है। कौन सा? ग्लूकोज अल्फा 1,4। ये जो बॉन्ड होते हैं ये बॉन्ड के नाम है, आपको याद रखना है। कौन सा जो है वो माल्टोज में पाया जाता है? इनमें से कौन सा लिंकेज है जो माल्टोज में पाया? ग्लाइकोसाइडिक को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो ग्लाइकोसाइडिक बंध माल्टोज में कौन सा पाया जाता है? तो माल्टोज में ग्लूकोज अल्फा 1,4 पाया जाता है। माल्टोज में कौन सा पाया जाता है? अल्फा। और लैक्टोज में कौन सा पाया जाता है? बीटा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के किस वर्ग को गैर शर्करा बोलते हैं? इसको गैर शर्करा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मीठी नहीं होती है। ना तो ये मीठी होती है और ना ही ये जल में घुलनशील होता है। पॉलीसैकेराइड ना ही मीठा होता है और ना ही जल में घुलनशील होता है। कौन सा मोनोसेकेराइड मानव शरीर में बहुत संख्या में पाया जाता है? डी टाइप जो ग्लूकोज होता है, डेक्सट्रोज जो ग्लूकोज होता है वो मानव में सर्वाधिक संख्या में बहुतायत में पाया जाता है। निम्न में से क्या सही है? देखो, आलू सरल कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सही है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। शहद जो है वो भी सरल कार्बोहाइड्रेट है। मक्का एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। जितने भी अनाज होते हैं वो जटिल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। आलू और शहद किस में आ जाएगा? सरल कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। तो सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। किसे जीवन का कर्मचारी कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को जीवन का कर्मचारी कहा जाता है, जो हमारे पूरा जीवन भर हमारा सपोर्ट करता है, हमारा साथ देता है। तो किसे जीवन का कर्मचारी कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को जीवन का कर्मचारी कहा जाता है। किसको कहा जाता है जीवन का कर्मचारी? कार्बोहाइड्रेट को जीवन का कर्मचारी हम कहते हैं। अगला है कौन सा ग्लूकोज विष को हरने का काम करता है? ग्लूकुरोनिक अम्ल। ग्लूकुरोनिक जो अम्ल होता है उसमें ऐसी उपापचयी क्षमता होती है कि वो विष को हर लेता है, विष को काट लेता है। क्योंकि उसमें उपापचयी क्षमता होती है। अगला है निम्न में से कृत्रिम ग्लूकोज कौन सा होता है? सैक्रीन इनमें से कृत्रिम ग्लूकोज है, जिसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। जबकि सुक्रोज, फ्रक्टोज और ये अन्य है, ये अन्य तो पता नहीं। सुक्रोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नेचुरल शुगर होती है। ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड पाया जाता है और फ्रक्टोज में कीटोन पाया जाता है। ग्लूकोज में कौन सा पाया जाता है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। और फ्रक्टोज में कीटोन। फ्रक्टोज में कौन सा पाया जाता है? कीटोन पाया जाता है। प्रति किलो व्यक्ति कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? मतलब हर एक किलो पर, प्रति किलो पर हर एक किलो के व्यक्ति को 7 से 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। प्रति किलो व्यक्ति को कितनी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? 7 से 9 ग्राम आवश्यकता होती है। तो प्रति किलो व्यक्ति कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? प्रति किलो 7 से 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है।
अगला है 1 से 5 वर्ष के बालक को कुल कार्बोहाइड्रेट में कैलोरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए। कैलोरी का 40 से 60% होना चाहिए। कुल अगर एक बच्चा कोई भी डाइट ले रहा है, कोई भी खाना खा रहा है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए, 40 से 60% होना चाहिए। इनमें से कौन एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद जो है वो सरल कार्बोहाइड्रेट है, जो मक्का होता है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो फलियां होती हैं वो सेकेंड स्तर का होता है, और जो मक्का होता है वो थर्ड स्तर का होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट विष को हरने का काम करता है। ग्लूकोनिक अम्ल जो होता है वो विष को हरने का काम करता है। कौन सा परीक्षण द्वारा हम शर्करा की उपस्थिति का परीक्षण करते हैं कि इसकी किसी भी पदार्थ में अगर हमको चेक करना हो कि इसमें शुगर है या नहीं, तो हम कौन सा परीक्षण करेंगे, उसमें हम मॉलिस परीक्षण करेंगे। कौन सा परीक्षण शर्करा की उपस्थिति के लिए किया जाता है। मॉलिस परीक्षण शर्करा की उपस्थिति के लिए करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है। CmH2n होता है। CmH2n का मतलब होता है जो भी C का अवयव हो, जितने भी नंबर हों वो ले लेंगे। जो हाइड्रोजन है उसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जितना C होगा उसका हाइड्रोजन डबल होगा, और जितना C होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का प्रतिशत रहता है 18.5%। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, 18.5% होता है कार्बन का प्रतिशत। कार्बोहाइड्रेट के संगठन में सबसे ज़्यादा किसका होता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन होता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के संगठन में ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के संगठन में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। देखो अभी हमने पढ़ा क्या, कार्बन का प्रतिशत। कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना है, 18%। हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 65%। जो बचा हुआ रहेगा वो हाइड्रोजन का रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट का संगठन होता है उसमें सबसे ज़्यादा किस तत्व की मात्रा रहती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। कार्बन कितना रहता है, 18% ही रहता है केवल। ICMR रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रतिदिन थाली में कितना भाग कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण करना चाहिए। 50 से 55% भाग ग्रहण करना चाहिए। ICMR 2024 में बहुत कुछ चेंज हुआ है। एक खाद्य पिरामिड आया, इस खाद्य पिरामिड में 4 स्तर उन्होंने दिए हैं। पहले जो खाद्य पिरामिड होता था उसमें नीचे क्या करते थे, कार्बोहाइड्रेट देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, बहुत सारी सब्जियों को कर दिया है। अब क्या कर दिया है, सब्जी को कर दिया है, और बोला है कि सब्जी ज़्यादा खाओ, है ना। तो सब्जियों की ज़्यादा मात्रा कर दी है, पहले नहीं थी लेकिन अब सब्जियों की मात्रा ज़्यादा कर दी है। दूसरे नंबर पर अब यहाँ पे कार्ब आ गया है, तीसरे नंबर पर दूध डेयरी प्रोडक्ट आ गए हैं, और चौथे नंबर पर सूखे मेवा आ गए हैं। इस प्रकार से खाद्य पिरामिड 2024 का आया है। इसके अलावा ये भी बोला है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो 70% तक होती है उसको भी 40-45 तक ही करना है। कार्बोहाइड्रेट कितना ग्रहण करना चाहिए, 50 से 55% बोल करना चाहिए। किसमें बोला है, ICMR रिपोर्ट 2024 में बोला है। क्या बोला है कि 50 से 55% ही कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन थाली में ग्रहण करना चाहिए। जो थाली होती है उसमें 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। मुख में लार में एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, जो कि स्टार्च का पाचन स्टार्ट कर देते हैं। आमाशय में किसका पाचन स्टार्ट होता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। अगला है लार में पाया जाने वाला एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में भी बदल देता है और डेक्स्ट्रिन में भी बदल देता है। तो प्रयोग दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन किस माध्यम में होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। आप लोग से 2 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दोनों का आंसर दीजिएगा। सारे लोग जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं आंसर द्वारा बताइएगा कि आपको अच्छे लगते हैं या वीडियो नहीं। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि योनि का जो pH मान होता है वो कितना होता है। ऐसा ये बताओ, योनि का योनि कैसी होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। योनि का माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। एक ये आंसर देना, और दूसरा बताना कि मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। दोनों क्वेश्चन के आंसर देना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, और योनि का pH कैसा, योनि कैसी होती है, अम्लीय होती है क्षारीय। दोनों का आंसर सारे लोग दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन किस माध्यम में होता है, क्षारीय माध्यम में होता है। जो लार होती है वो क्षारीय होती है, अमाइलेज जो होता है वो क्षारीय होता है। तो कैसी प्रकृति होगी मुंह की, क्षारीय प्रकृति की होगी।
अगला है इनमें से कहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता है, मुख द्वारा जाता है सीधे ग्रास नली में, ग्रास नली से ये सीधे ग्रहणी में, ग्रहणी व छोटी आंत में इसका पाचन होता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। जहाँ से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है वहाँ कार्बोहाइड्रेट जाता ही नहीं है, होता ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट की पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, देखो सबसे पहले कहाँ गया, मुख में गया, मुख से गया ग्रास नली में, ग्रास नली से गया आमाशय में, आमाशय में नहीं हुआ, यहाँ से चला गया कहाँ, ग्रहणी में, ग्रहणी से गया छोटी आंत में, छोटी आंत से कहाँ आ गया, बड़ी आंत में और बाहर निकल गया। इनमें से कौन जल में घुलनशील होता है, सेलुलोज नहीं होता, स्टार्च नहीं होता। पॉलीसेकेराइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। फ्रेंड्स हमारा 3 बैच हैं सुपरवाइज़र के अभी जो चल रहे हैं, आप तीनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। पहला है हम जीतेंगे बैच, हम जीतेंगे बैच का जो चार्ज है वो 499 है। दूसरा है MCQ बैच जिसका चार्ज 399 है और तीसरा बैच है टेस्ट बैच जिसका चार्ज है 199। जो भी MCQ आप पढ़ रहे हो, जैसा भी आप पढ़ रहे हो, ये सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये सारे बैच आपको टेलीग्राम पर ही उपलब्ध है, किसी एप्लीकेशन पर नहीं जाना है आपको, ये सारे केवल टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, इस पर आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। जो भी बैच आपको लेना है वो आपको बताना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप बचे हुए दिन में, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, आप बचे हुए दिन में हमारे केवल ये क्वेश्चन ही लगा के चले जाओगे, तब भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। बाकी जो रिवीजन अगर आपका लेट शिफ्ट में होता है तो हम रिवीजन भी कराते जाएंगे। जितने जो बेसिकली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है उन्हीं से संबंधित ही क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर इन दोनों में अंतर, हम जीतेंगे और MCQ में अंतर बस इतना है, इन दोनों के साथ ये टेस्ट बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, टेस्ट तो आपको सबके साथ मिलेगा, बट अंतर ये है कि हम जीतेंगे बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ट्रिक्स भी मिलेंगी और थ्योरी भी मिलेंगी। और MCQ में ओनली MCQ मिलेंगे। जो चाहते हैं कि उनने सब जगह से पढ़ लिया है, अब उन्हें केवल MCQ लगाना है टॉपिक वाइज, तो वो केवल हमारा MCQ बैच ले सकते हैं। बाकी सारे कोई भी हमारा अगर थ्योरी ट्रिक्स द्वारा पढ़ना चाहते हैं, कठिन टॉपिक याद नहीं होते, योजनाएं याद नहीं होती, अधिनियम याद नहीं होते, ICMR याद नहीं होती है, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं। बाकी ये MCQ में आपको सारे टॉपिक की ई बुक मिल जाएंगी, अधिनियम की ई बुक, योजना की ई बुक, इन सब की MCQ बिल्कुल लाइन से आपको टेलीग्राम पर टॉपिक वाइज वाले उसमें मिल जाएंगी MCQ में। तो आप सारी PDF से MCQ कवर कर सकते हैं और बहुत ईजी, जैसे आप PDF से यहाँ पे पढ़ रहे हो ऐसी ही PDF मिलेंगी, बिल्कुल घनी घनाई से नहीं मिलेंगी कि आपको पढ़ने में ना आए, इसी तरह ईजी लैंग्वेज में आपको मिलेंगी। अगला है पैक्टिन क्या है। पैक्टिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। पैक्टिन क्या होता है, पैक्टिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। अगला है सुक्रोज क्या है। सुक्रोज डाइसेकेराइड होता है। सुक्रोज क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। ये किसको मिलके बनता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। ग्लूकोज की रक्त में मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखो एक ग्लूकोज होता है रक्त में 70 से 100 मात्रा इसकी होना चाहिए, लेकिन अगर इससे मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है। जैसे कि अगर 70 से 100 एक नॉर्मल रेंज होती है, अगर डायबिटिक में अगर 110 हो जाए, 120 हो जाए तो प्री डायबिटिक कहलाने लगता है, लेकिन यदि ये 150 से ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति डायबिटिक कहलाने लगता है और उसकी स्थिति डायबिटीज़ वाली हो जाने लगती है। ठीक है, तो ये क्यों हो जाती है, क्यों होता है डायबिटिक, क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। इंसुलिन हमारे शरीर में क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लूकोगॉन में परिवर्तित करता है। अब जब हमारा जो ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोगॉन में परिवर्तित ही नहीं होगा तो ग्लूकोज ही पूरे शरीर में बनता जाएगा। तो उस ग्लूकोज में मात्रा, ग्लूकोज की शरीर में जो बदल रहा है, जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल रहा है, वो बदलेगा ही नहीं ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन में जब ग्लूकोज नहीं बदलेगा तो वो ग्लूकोज हमारे शरीर में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो ग्लूकोज की रक्त में एक सिंपल मात्रा कितनी होना चाहिए, 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। किसको हम रुधिर शर्करा कहते हैं, ग्लूकोज को रुधिर शर्करा कहते हैं, क्योंकि यही हमारे रुधिर में बहती है। ग्लूकोज के उपापचय में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी, अभी मैंने बताया इंसुलिन हार्मोन उत्तरदायी है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा, ये बीटा सेल्स द्वारा ये सीक्रेट होता है। कहाँ से, अग्नाशय या पैंक्रियास से ये निकलता है। सार्वत्रिक ईंधन कौन सा होता है, सार्वत्रिक ईंधन जो होता है वो होता है ग्लूकोज, जो हमारे शरीर में जलता है, ये जलता है और हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज जला और हमको ऊर्जा प्रदान करी, इसलिए ईंधन कहलाता है। जौ गेहूं में कौन सी शर्करा पाई जाती है, जो अनाज होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं उसमें माल्टोज शर्करा पाई जाती है। जितने भी अनाज होते हैं उनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, उनमें माल्टोज शर्करा पाई जाती है।
कौन सी शर्करा अपेक्षाकृत कम क्रिस्टलीय होती है? लैक्टोज जो शर्करा होती है वो कम क्रिस्टलीय होती है। कौन सी? लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शर्करा जो दूध में पाई जाती है वो कम क्रिस्टलीय होती है। बाकी ग्लूकोज और माल्टोज क्रिस्टलीय होते हैं। दूध में आपको क्रिस्टल दिखाई नहीं देंगे ना, तो वो कैसी हो जाएगी? बिना क्रिस्टल वाली होगी। अगला है, कौन सी शर्करा गन्ने की शर्करा कहलाती है? सुक्रोज शर्करा को हम गन्ने की शर्करा बोलते हैं। लैक्टोज कौन सी कहलाती है? दुग्ध शर्करा कहलाती है। माल्टोज अनाज की शर्करा कहलाती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, जबकि बसा से लगभग 9.2 किलो कैलोरी मिलती है। सबसे ज़्यादा बसा से ही मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलती है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का काम नहीं है? पाचन तंत्र बेहतर करता है, मूड को भी बेहतर रखता है, रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य को सही रहे। कोई मेंटली बीमार हो, उसे कार्बोहाइड्रेट खिला दो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो है ना, मानसिक स्वास्थ्य कोई सही नहीं रखेगा। फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह रहता है? फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। अभी मैंने बताया ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट लिपिड को घुलनशील करता है? लिपिड को घोलने में मदद करता है। हमारे शरीर में वसा है, लिपिड है, तो उसको घोलने में कौन सा मदद करेगा? डिजिटोनिन। डिजिटोनिन एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो लिपिड को घोलने में मदद करता है। लिपिड को घोलने में मदद कौन सा करता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट करता है लिपिड को घोलने में मदद? डिजिटोनिन करता है। पॉम्पे रोग किस प्रकार की बीमारी है? पॉम्पे रोग एक आनुवांशिक बीमारी है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एक जो एंजाइम होता है वो शरीर में नहीं होता है, तो उससे ये पॉम्पे रोग हो जाता है। किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये हो जाता है। कौन सा रोग कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है? अभी मैंने बताया पॉम्पे रोग होता है। और किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग है। पॉम्पे रोग में किस एंजाइम की कमी हो जाती है? एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम की कमी हो जाती है। क्या होता है हमारे शरीर में? जो शर्करा होती है ना, वो ऐसे क्रिस्टल क्रिस्टल बने आ जाते हैं, वो जो पचते नहीं हैं, तो जिसके कारण ये पॉम्पे रोग हो जाता है। तो किस एंजाइम की कमी हो जाती है पॉम्पे रोग में? एसिड अल्फा ग्लाइकोडाइज की कमी हो जाती है। एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज, एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम की कमी हो जाती है पॉम्पे रोग में। अगला है, पॉम्पे रोग में कोशिका के किस अंग में ग्लाइकोजन नामक जटिल शर्करा बनती है? पॉम्पे रोग में कोशिका के लाइसोसोम में ग्लाइकोजन नामक शर्करा बनती है। किस रोग को भुखमरी रोग कहते हैं? जो कीटोसिस रोग होता है, आपने सुना होगा, आजकल लोग दुबले होने के लिए कीटो डाइट करते हैं। तो कीटो डाइट में क्या होता है? वो कार्ब नहीं खाते हैं। कार्ब नहीं खाएंगे, कार्ब नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? अकेले फैट खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, समोसा खाएंगे, ये सारी चीज़ें खाएंगे, कार्ब नहीं खाएंगे। केवल फैट वाली चीज़ें खाएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं खाएंगे जिसमें कार्ब हो। तो क्या होगा उससे कि जब हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होगी तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को नहीं जलाएगा। कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, अब ऊर्जा की तो ज़रूरत है। तो हमारे शरीर में जो जमा हुआ फैट होगा, जो जमा हुआ स्टोरेज फैट होगा, उसको हमारा शरीर जलाने का काम करेगा, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति दुबला होता जाएगा। उसको ही बोलते हैं कीटो डाइट। इसलिए इस रोग को कौन सा रोग बोलते हैं? भुखमरी रोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति खाना नहीं खाता है दुबले होने के चक्कर में। किस बीमारी में शरीर के लिए ग्लूकोज को नहीं जलता बल्कि जमे हुए फैट को जलाता है? कौन सा होता है? अभी मैंने बताया था कीटोसिस रोग होता है। कौन सी एक बीमारी है जिसमें बच्चा चीनी को नहीं पचा पाता या शक्कर को नहीं पचा पाता? एक हर्लर सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, जिसमें बच्चे के शरीर में एक ऐसे एंजाइम की कमी हो जाती है जिससे वो शक्कर वाली चीज़ों को पचा नहीं पाता है, वो मीठा खा ही नहीं पाता है शक्कर वाले। उसका वहीं वो पेट में आंत में जम के रह जाता है, कड़ा कड़ा जम के रह जाते हैं, जिससे उसको बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो वो कौन सा सिंड्रोम होता है? वो हर्लर सिंड्रोम होता है। गॉर्गियलिज्म रोग को क्या बोलते हैं? गॉर्गियलिज्म रोग भी हर्लर सिंड्रोम ही कहलाता है। गॉर्गियलिज्म रोग भी किसको बोलते हैं? हर्लर सिंड्रोम को बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से इनमें से कौन सा रोग नहीं होता है? हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता है। कीटोसिस हो जाता है, हर्लर सिंड्रोम होता है। हाइपरग्लाइसीमिया तो होता है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये नहीं होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पके हुए फल में पाया जाता है? जो पेक्टिन होता है वो पके हुए फल में पाया जाता है। कौन सा? पेक्टिन पके हुए फल में पाया जाता है। निम्न में से कौन एक पॉलीसेकेराइड नहीं है? पेक्टिन पॉलीसेकेराइड है, डेक्स्टिन पॉलीसेकेराइड है, हेपेरिन भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक के पॉलीसेकेराइड है, जबकि सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज डाइसेकेराइड होता है। सुक्रोज कैसा होता है? डाइसेकेराइड होता है।
यदि स्टार्च युक्त भोजन को पकाया जाता है तो वो किस में बदल जाता है? यदि स्टार्च युक्त भोजन को पकाते हैं तो वो बदल के काय में चला जाता है? डेक्स्ट्रिन में बदल जाता है। जैसे भुट्टे को सेकने पर बदल जाता है। किसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं? सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण का प्राथमिक रूप क्या होता है? ग्लाइकोजन। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण का प्राथमिक रूप क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। 7 महीने के बच्चे को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 7 महीने के बच्चे को करीब 90 से 95 ग्राम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट चाहिए है। कितना? 90 से 95। और एक 6 महीने तक के बच्चे को कितना चाहिए है? 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए है। किस जैव अणु को केवल जीवन का आधार कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को जीवन का आधार बोलते हैं। जीवन का कर्मचारी भी बोलते हैं और जीवन का आधार भी कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं। फ्रेंड देखिए, हमारे जो हमारा MCQ बैच है और हम जीतेंगे बैच, उसमें आपको ये कंप्यूटर के भी 1000 MCQ मिलेंगे, जिसमें MS ऑफिस, इंटरनेट, मोबाइल संचालन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ये एक ICMR की रिपोर्ट है। देखो ICMR 2024 की, इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिदिन कितने फल चाहिए? प्रतिदिन 100 ग्राम फल चाहिए। पल्स एक्स वगैरह फूड कितने चाहिए? 85 ग्राम चाहिए। नट्स सीड्स कितने चाहिए? 35 ग्राम। फैट्स और ऑयल कितना चाहिए? 27 ग्राम चाहिए है। इसके अलावा जो कैरल्स होते हैं 250 ग्राम चाहिए है। वेजिटेबल्स जो होती हैं वो 400 ग्राम चाहिए है। इस प्रकार से ये पूरी डाइट एक थाली बनाई है उन्होंने कि इस प्रकार। और दूध का भी लिखा हुआ है उन्होंने कि 300 ml दूध चाहिए प्रतिदिन। सुबह नाश्ते में उठने के बाद सबसे पहले ICMR ने बोला है सबसे पहले ये 1 गिलास दूध पी लो 300 ml का। और गर्भवती महिला है तो उसको बोला है कि 400 ml का दूध पी लो। इसके अलावा फ्रेंड्स ये महारिविजन के लिए विभागीय योजनाएं बनाई हैं हमने ई बुक में। ये सारी योजनाएं आपको मिलेंगी। ये बैच है हमारा हम जीतेंगे बैच, जिसमें ट्रिक्स वीडियो सब कुछ मिलेगा। ये MCQ बैच है, इसमें केवल MCQ मिलेंगे। और ये टेस्ट सीरीज बैच है, इसमें केवल आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पर टेस्ट होते हैं इन दोनों बैचेस के, वो टेस्ट आपको देने मिल जाएंगे। ये स्वास्थ्य नीति और योजनाओं की ई बुक मिलेगी, ये अधिनियम की ई बुक मिलेगी, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मिलेगी, ये स्कूल पूर्व शिक्षा की मिलेगी। अगर आप MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे मेंस के नोट्स भी उपलब्ध हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं, तो आप इन्हें भी परचेस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है? तो एल्डिहाइड और जो कीटोन समूह होते हैं ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट का सरल समूह रहते हैं। एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज और कीटोन कौन सा होता है? फ्रक्टोज होता है। ये दोनों ही सरल रूप कहलाते हैं। ग्लूकोज 3 प्रमुख तत्वों से मिलकर बना होता है, इनमें से कौन वो तत्व नहीं? देखो कार्बन, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन सल्फर उसमें नहीं होता है। सल्फर से मिलकर वो नहीं बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रहता है, लगभग 65% ऑक्सीजन रहता है और कार्बन 18% रहता है। बचा कितना? 65 और 18 को जोड़ो, बचा कितना आपका? 17। तो ये 17% कौन रहेगा? बचा हाइड्रोजन 17% रहेगा। अगला है, जटिल कार्बोहाइड्रेट में या अधिक शर्करा एक अधिक जटिल रासायनिक संरचना में एक साथ बनते हैं। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट में कितने से अधिक शर्करा जो होती हैं वो एक साथ बनती हैं। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट मतलब 3 या 3 से ज़्यादा शर्करा आपस में जुड़ रही हैं। ग्लूकोज को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? C6H12O6 सूत्र द्वारा ग्लूकोज को दर्शाया जाता है। कौन सा एक डाइसैकेराइड नहीं है? लैक्टोज डाइसैकेराइड है ना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनता है, ये भी डाइसैकेराइड है। सुक्रोज भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर। डेक्सट्रोज नहीं है, डेक्सट्रोज एक डाइसैकेराइड नहीं है बल्कि ये एक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि स्टार्च को गर्म करने पर बनता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ग्लूकोज उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है? ग्लूकोज होता है सर्वाधिक मात्रा में, यही कार्बोहाइड्रेट होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रात को ICMR का वीडियो लेके आऊँगी, वो भी देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।